नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज खबरदार में सबसे पहले हम बच्चों की बात करेंगे, क्योंकि हर परिवार की चिंता बच्चे हैं और देश की बहुत बड़ी चुनौती भी। कोरोना के इस तूफान में हमारे बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। कोरोना की तीसरी लहर की बात पिछले कई हफ्तों से हो रही है, जिसे बच्चों के लिए बेहद बेहद घातक और खतरनाक बताया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर से पहले दूसरी लहर ही हमें डरा रही है। दूसरी लहर में ही हमारे बच्चे दोगुनी रफ्तार से पॉजिटिव हो रहे हैं। राजस्थान में 600 के लगभग बच्चे पिछले कुछ हफ्तों में संक्रमित हो गए। कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी बच्चों के संक्रमण की बात हम पहले ही सुन चुके हैं। बच्चों पर संक्रमण के इस बहुत बड़े खतरे के बीच बच्चों को सुरक्षित रखना, उनके इलाज के लिए पूरी तैयारी करना हमारे लिए कितनी बड़ी चुनौती है, और वो भी उस समय जब देश का हेल्थ सिस्टम दूसरी लहर में ध्वस्त हो चुका है। तो आज खबरदार में सबसे पहले हम बात करेंगे, और बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके और हमारे देश के बच्चों का है। मई से आज दिनांक तक 315 बच्चे 0 से 19 आयु वर्ग के पॉजिटिव पाए गए, जिनमें 0 से 9 वर्ष के 60 बच्चे तथा 9 से 19 वर्ष के 255 बच्चे थे। सभी बच्चों को दवाएं दे दी गई हैं। कहीं से ऐसी न्यूज मुझे किसी ग्रुप के माध्यम से मिली कि इतने सारे बच्चे संक्रमित हो गए, तो मैं उसका खंडन करना चाहूंगा कि वो संख्या भी सही नहीं है। और 0 से 12 की कैटेगरी में वर्तमान में जिले में 50 से भी कम बच्चे संक्रमित हैं, और पर डे के 2, 3, 4 केस आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि उनके परिजन संक्रमित हो जाते हैं और साथ में बच्चे रहते हैं, इसलिए वो भी आ जाते हैं। स्ट्रेन का है, जो आज सुबह का जो आर्टिकल सेज स्टडी जो यूके का है, सबसे ज्यादा बच्चों में इन्वॉल्वमेंट जो है B1617 टाइप 2 का है। 50% मतलब 50% जो आंकड़े बच्चों में ये इस म्यूटेंट स्ट्रेन के पाए गए हैं। बच्चों का जो प्रेजेंटेशन है इस साल पिछले साल के हिसाब से भी काफी भिन्न है, क्योंकि ज्यादातर लूज मोशन, वॉमिटिंग, रैश, कंजंक्टिवाइटिस उस प्रकार की है, खाली फीवर, खांसी, सांस फूलना नहीं है। तो जो राजस्थान में हुआ, मैं बड़ा बताना चाहूंगी कि वो अगर आप नोट करें उनकी पीक के बाद हो रहा है। तो क्या हुआ,
कोरोना के बाद नेक्स्ट 2 to 8 वीक्स में ये मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, कल ही मुझे एक मरीज का वहां से फोन आया जो वेंटिलेटर पे पहुंच गए, जिसका लिवर फेल हुआ, किडनी फेल हुआ। तो वही तरीके से इनमें अब कोविड एंटीबॉडी है। जैसे आप अडल्ट्स में सेकेंड वीक में साइटोकाइन स्टॉर्म देखते हैं, वैसे ये थोड़ा लेट देखते हैं। और इसमें 100% स्टेट लेवल वाइज टास्क फोर्स के साथ एजुकेशन की ये जल्दी पहचाने, इसको पहचाने और इमीडिएटली हॉस्पिटल में कनेक्ट करें और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की इसमें इलाज। लाट में या तीसरे हवे में जो आएगी उसमें शायद वो बाढ़ में बच्चों की संख्या बढ़ सकती है और उसके अनुषंग से महाराष्ट्र शासन ने तैयारी चालू की है। उन्होंने पीडियाट्रिक जो शिशु रोग तज्ञ जो है उनकी एक मीटिंग बुला के उनके सब एक्सपर्ट्स को बुला के उनके साथ एक विचार विमर्श करके उनकी एक प्रोटोकॉल और गाइडलाइन बनाई है ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए। महाराष्ट्र में बच्चों के लिए अलग कोविड केयर सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। बच्चों में कोरोना के इलाज के लिए करीब 6000 पीडियाट्रिशियन को ट्रेंड किया जा रहा है। दिल्ली और यूपी जैसे राज्य भी तीसरी लहर के खतरे से निपटने के लिए अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी पूरे देश में होनी चाहिए क्योंकि खतरा बहुत बड़ा है और अब बात बच्चों की है। इसमें वो लापरवाही नहीं की जा सकती जो दूसरी लहर में की गई और जिससे परिवार के परिवार तबाह हो गए। आज तक ब्यूरो। हमारे देश के 30 करोड़ बच्चों में कम से कम 18 करोड़ बच्चे अब सीधे तौर पर आने वाले समय में कोरोना की चपेट में होंगे। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और यह आंकड़ा ही ये बताता है कि चुनौती कितनी बड़ी है। वैसे ये माना जाता है कि बच्चों पर कोरोना का खतरा कम होता है, लेकिन वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है उसमें आगे क्या होगा इस पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। अमेरिका में कोरोना के जो नए मामले सामने आ रहे हैं उनमें 22% बच्चे हैं। ऐसी स्थिति में बच्चों को संक्रमण से बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने का एक ही उपाय है और वो है बच्चों का वैक्सीनेशन। और इसीलिए अमेरिका पहला ऐसा देश है जहां 12 से 15 साल के बच्चों की वैक्सीन को न सिर्फ मंजूरी मिली है बल्कि वहां पर इसका इस्तेमाल भी शुरू हो चुका है। बच्चों पर कोरोना संक्रमण का खतरा कितना बड़ा है ये दूसरी लहर से ही दिख रहा है। ऐसे में तीसरी लहर के बारे में सोचकर ही डर लगता है। लेकिन बच्चों पर इस खतरे को कैसे कम किया जा सकता है, इसमें हेल्थ सिस्टम की तैयारी के साथ साथ बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया के दूसरे देश इस पर बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अमेरिका ने तो पिछले हफ्ते तक 12 से 15 साल के 6 लाख बच्चों को टीका लगा भी दिया है। इस एज ग्रुप के टीकाकरण के लिए अमेरिका ने हाल ही में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को ट्रायल के बाद मंजूरी दी थी। अमेरिका में 16 साल से ऊपर के उम्र के लिए टीकाकरण दिसंबर से ही चल रहा है। अब तक वहां 17 साल से कम उम्र के 40 लाख बच्चों को टीका लगाया जा चुका है।
बच्चों के लिए वैक्सीन को मंजूरी देने और उनका टीकाकरण शुरू करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों के लिए वो वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। अमेरिका में अनुमान यह है कि 2021 के अंत तक उन्हें वैक्सीन सेफ्टी पर पर्याप्त आंकड़े मिल जाएंगे, जिससे अमेरिका में किसी भी उम्र के बच्चे का वैक्सीनेशन किया जा सकेगा। फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन का 5 से 12 साल के बच्चों का ट्रायल का डेटा जुलाई तक और 6 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल डेटा सितंबर तक आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि सितंबर के बाद से हर उम्र के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। अभी तक ये माना जाता था कि कोरोना संक्रमण का बच्चों पर ज्यादा खतरा नहीं होता। संक्रमण होने पर भी ज्यादातर बच्चों में बहुत हल्के लक्षण होते हैं या फिर कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वो दूसरों में संक्रमण फैला सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरह से वायरस अपना रूप बदल रहा है, उससे बच्चों पर खतरा बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए पूरी दुनिया सतर्क है। अमेरिका के अलावा कनाडा, सिंगापुर, यूएई जैसे देश हैं जो 12 से 15 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को मंजूरी दे चुके हैं। ब्रिटेन में भी ये बातें हो रही हैं कि क्या बच्चों का भी वैक्सीनेशन शुरू कर देना चाहिए। यूरोप के बाकी देशों में भी जून से बच्चों की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। भारत में भी बच्चों के लिए कोवैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दी गई है। ये कदम उठाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि नए रूप में कोरोना कितना खतरनाक होगा ये कहा नहीं जा सकता। सिंगापुर जैसे देश पहले ही आशंका जता चुके हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट तेजी से फैल रहे हैं और इसकी चपेट में अब बच्चे भी आ रहे हैं। इसीलिए इस पर सावधान रहना जरूरी है। भारत में तीसरी लहर बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक बताई गई है और जब तक बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उन पर खतरा बना ही रहेगा। आज तक ब्यूरो। हमारे देश के लाखों परिवारों और उनके बच्चों के लिए आज दुविधा की एक स्थिति दूर हुई है। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा पर सस्पेंस खत्म हो चुका है। सभी राज्यों के साथ आज केंद्र सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि 12वीं की परीक्षाएं होंगी, लेकिन यह परीक्षा कब होंगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यह फैसला बाद में किया जाएगा और 1 जून को खुद शिक्षा मंत्री निशंक इसका ऐलान करेंगे। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होगी या नहीं, इस सवाल से पर्दा उठ गया है। 12वीं की परीक्षा होगी और ये परीक्षा कब होगी, इसकी तारीख 1 जून को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बताएंगे। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज बैठक हुई है उसमें कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे। हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा और आपका भविष्य, हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे जो भी परिस्थितियाँ होंगी। इसके साथ ही देश के अलग अलग सूबों के शिक्षा मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक में निर्णय लिया गया है कि 12वीं की परीक्षा कोविड नियमों के तहत होगी। बैठक में केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। पहला प्रस्ताव सुनिए। केंद्र सरकार के 2 प्रस्ताव थे। उसमें एक प्रस्ताव था कि हम 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा लें, पहले के तरीके से लें, लेकिन कुछ चुने हुए सब्जेक्ट्स की ही परीक्षा लें। जैसे लगभग 200 सब्जेक्ट्स हैं, उन 200 सब्जेक्ट्स में से केवल 20 मेजर सब्जेक्ट्स की परीक्षा लें और उनके बेस पर ही हर एक बच्चे के बाकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स दें। केंद्र सरकार ने बाकी सूबों के शिक्षा मंत्रियों के सामने दूसरा प्रस्ताव रखा, वो भी सुनिए। दूसरा उनका प्रस्ताव था कि परीक्षा लें, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा बदलें। स्कूल में ही परीक्षा हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की परीक्षा हो, 3 घंटे की जगह 1.5 घंटे की परीक्षा हो, और उसकी बच्चों की जो कॉपी चेक करने का काम है वो भी स्कूल में ही हो। तो ये उनका दूसरा प्रस्ताव था। और उसमें यह भी है कि बच्चों के सारे सब्जेक्ट्स की परीक्षा ना हो, लेकिन बच्चे तय कर लें कि उनको कौन से
4 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है या 3 सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है, ये उनका ऑप्शन बी था। लेकिन कोविड महामारी के बीच अलग अलग राज्यों में अलग अलग समस्याएं। दिल्ली सरकार का मानना है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में परीक्षाएं कराना खतरे से खाली नहीं। बार बार ये बात भी आ रही है कि तीसरी वेव भी आ सकती है, और ये बात बार बार कही जा रही है अलग अलग सेक्टर से कि तीसरी वेव अगर आती है तो बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी तीसरी वेव। ऐसे में दिल्ली सरकार का मानना है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुझको कहा कि ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के सामने रखा जाए कि बच्चों की सेहत से, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करके हमें परीक्षा पूरा करने का शौक नहीं पूरा करना चाहिए। बात सिर्फ इतनी नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से बैठक में कहा गया है कि 12वीं के बच्चों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था की जाए। परीक्षा कराने की जिद नासमझी साबित होगी। केंद्र सरकार फाइजर से बात करके 1.4 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगवाए। इतने ही शिक्षकों को भी वैक्सीन लगवाई जाए। इसके अलावा दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्र सरकार हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके पूछे कि क्या 17.5 साल के बच्चों को 18+ वाली वैक्सीन दी जा सकती है। अगर हाँ, तो उन्हें वैक्सीन दिलाई जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से बढ़ते कोविड केस को लेकर चिंता जताई गई। हमने उनको वही कहा कि हमें पूरे सुरक्षित वातावरण बच्चों को देना होगा। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कुछ है तो बच्चों की हेल्थ है। आज बच्चे 1.5 साल से आप सभी लोग को मालूम है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। पेरेंट्स में कहीं ना कहीं एक संभ्रम की भावना है, तो हमें ऐसे ही कुछ सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा जो बच्चों के हित में हो। इन सब चिंताओं के बीच तय किया गया है कि 12वीं की परीक्षा होगी और उसका ऐलान खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री 1 जून को करेंगे। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। स्वागत एक बार फिर से आपका। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन सबसे कारगर तरीका माना गया है। लॉकडाउन के नियमों का पालन हम सभी को करना भी चाहिए, यह आपकी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन देश ये भी देख रहा है कि लॉकडाउन के नियमों के पालन के नाम पर किस तरह से अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, किस तरह से ऑन स्पॉट सजा दी जा रही है, किस तरह से मारपीट की जाती। ये सब कुछ लॉकडाउन के नाम पर हुआ है और ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के नाम पर सड़क पर सरेआम पिटाई करने का लाइसेंस अधिकारियों को मिल गया है। अफसरों की ऐसी मनमानी और लोगों के साथ मारपीट की तस्वीरें लगभग हर प्रदेश से आती हैं। मरीजों के लिए दवा लाने के लिए निकले लोगों को पीटा जाता है। इसे कोरोना प्रोटोकॉल के नाम पर सही बताया जाता है। सिद्ध किया जाता है कि बिना पिटाई के लोगों की लापरवाही रोकी नहीं जा सकती। लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आम लोगों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों? क्या चालान काटकर मुकदमा करके लापरवाही करने वालों को सबक नहीं सिखाया जा सकता? ऐसा क्यों है कि 2021 में अफसर अंग्रेजों के जमाने वाली मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं? कानून अफसरों को मारपीट करने से रोकता है, उसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन इसके बावजूद उनके हाथ उठाने में जरा भी वक्त नहीं लगता है और वो लोगों को पीट देते हैं। सिस्टम को जेब में रखने की ठसक, कानून से खेलने की सनक, रुआब ऐसा कि जहां खड़े हो जाएं वहीं दरबार लग जाए। भारत के ऐसे लोग साहेब कहलाते हैं और वो माई बाप कहलाने का भी शौक रखते हैं। कुछ ऐसी ही ठसक छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के तत्कालीन कलेक्टर राजवीर शर्मा की भी होगी। तभी तो सरेआम बाजार में एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया। युवक के हाथ से छीनकर मोबाइल जमीन पर दे पटका। इतने से दिल नहीं भरा तो अंगरक्षकों से डंडे बरसवाने लगे। डीएम के बाद अब सूरजपुर के ही एसडीएम की भी हनक देख लीजिए। छूटते ही हाथ छोड़ने का शौक रखते हैं। 3 मई को पश्चिमी त्रिपुरा जिले के तत्कालीन डीएम एक मैरिज हॉल में घुसकर दूल्हे, पंडित और शादी में शामिल मेहमानों के साथ अभद्र व्यवहार करते देखे गए। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तो डीएम साहब नप गए।
युवक को थप्पड़ मारने वाले सूरजपुर के डीसी को भी हटा दिया गया है। दोनों ही मामलों में सोशल मीडिया में भारी विरोध और आलोचना के बाद कार्रवाई हो गई। सर देखिए, कोई छोटा अधिकारी कुछ करता तो हम बड़े अधिकारी के पास जाते शिकायत करने के लिए। अब जिले के जो सबसे मेन मालिक हैं कलेक्टर साहब, वो ऐसा किए हैं तो किसके पास जा सकते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि अफसर मनमानी क्यों करते हैं? आखिर उन्हें आम आदमी को मारने पीटने का अधिकार किसने दिया? वो अभद्र और संवेदनहीन क्यों दिखते हैं? अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता भी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हाथ छोड़ने का अधिकार कानून की किस किताब में दिया गया है? पुलिस कानून व्यवस्था के पालन के लिए जरूर है, लेकिन कानून और व्यवस्था को, कानून को अपनी जेब में रखने का अधिकार, अपने हाथों में लेने का अधिकार या अपने डंडे पर रखने का अधिकार उन्हें किसी ने नहीं दिया। ये मैं नहीं, पुलिस मैनुअल कहता है। यूपी के उन्नाव में पुलिस की हिरासत में एक सब्जी बेचने वाले युवक की मौत से बवाल मचा है। घर वालों ने पुलिस की पिटाई में युवक की मौत का आरोप लगाया है। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के लिए परिवार को शव के साथ धरना देना पड़ा। तब जाकर 2 सिपाहियों और 1 होमगार्ड के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। परिवार का आरोप है वर्दी की गर्मी ने एक गरीब सब्जी वाले की जान ले ली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुफियान। कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, ये जो जिस बच्चे की मौत हुई है ये कौन है आपका? मेरा भाई फैसल। क्या हुआ था, कैसे इसकी मौत हुई? पुलिस वाले आए का मारी और थाने में ले गए। नहीं, कहाँ से ले गए? कहाँ से? बाजार से। क्या कर रहा था बाजार में? बाजार में बैठा था, सब्जी लगाया था और भी और लोग भी बैठे थे। वो सब भाग गए थे तो इसका पकड़ीन, उसका मारिन भी, फिर थाने में ले गए उसको। लखनऊ पुलिस पर लॉकडाउन के दौरान एक युवक से मारपीट और 1500 रुपए छीनने का आरोप है। पुलिस की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। बिहार के गया की तस्वीर भी देखिए। लॉकडाउन उल्लंघन के नाम पर उठक बैठक कराते अफसर को परम आनंद आ रहा है। शहर में घूम घूम कर किसी को भी धमका रहे हैं, किसी की पिटाई करा रहे हैं। कोई संदेह नहीं कि विदिशा के इस पुलिस वाले को गिनती गिनाने में बहुत मजा आ रहा होगा। सरेआम चौराहे पर उठक बैठक की गिनती चल रही है। लोग कठपुतली की तरह आदेश का पालन कर रहे हैं। सवाल इसी तानाशाही पर, क्या अफसर अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करते हैं? क्या लोगों को जानबूझकर बेइज्जत किया जाता है? क्यों जिस जनता की सेवा के लिए अफसरशाही का तंत्र खड़ा किया गया है, उसी जनता के प्रति तथाकथित इन जन सेवकों का व्यवहार निराशाजनक और सामंतवादी क्यों है? उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें यदि उनका ऐसा अपराध है जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत यदि संज्ञेय है, FIR होने लायक था, तो उसमें FIR किए जा रहे हैं। जहां ऐसा समझ में आता है कि इनको जुर्माना दिया जाना चाहिए, वहां उन पर उचित प्राधिकार द्वारा जुर्माना भी किया जा रहा है। नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध 188 की FIR करके सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिससे हमारे देहात थाने में 35 कार्रवाई की गई है और 18 कार्रवाई शहर थाने में की गई है और ये निरंतर जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार का आदेश है कि जरूरी चीजों पर पाबंदी नहीं होगी। जिनकी पिटाई की गई उनमें से किसी का मरीज अस्पताल में भर्ती था, कोई दवा लेने निकला था, कोई सब्जी खरीदने। अगर मान भी लिया जाए कि लॉकडाउन का लोग उल्लंघन करते हैं तो ऐसे लोगों का बेशक चालान काटा जाए, बेशक मुकदमा दर्ज किया जाए। क्यों लोगों को अफसरों के अभद्र व्यवहार का शिकार होना पड़े? क्यों सरेआम सड़क पर तमाचा जड़ा जाए? कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए पुलिस अगर किसी तरह के अत्याचार या बर्बर व्यवहार को अंजाम देती है तो इसका मतलब पुलिस खुद भी कानून तोड़ती है और इस कानून को तोड़ने के लिए पुलिस के खिलाफ में भी वही मुकदमा चलाया जा सकता है और वही कानूनी कार्रवाई की जा सकती है जो एक आम नागरिक को कानून तोड़ने, कानून को अपने हाथ में लेने, किसी की पिटाई करने और अत्याचार और बर्बर घटना को अंजाम देने के लिए चलाया जा सकता है। VVIP कल्चर के खत्म होने की बात
खूब सुनी होगी, लेकिन सच ये है कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था अघोषित नियमों से बंधी होती है। अफसरों का जबरदस्त नेक्सस काम करता है। राजनीतिक आकाओं के सामने जुबान दबाए नौकरशाह आम आदमी के सामने मानो शहंशाह के अवतार में रहते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब बात करते हैं कोरोना की। हमारे देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। वहीं इसी दौरान 3,741 की मौत हुई। लेकिन अच्छी बात और खबर यह है कि बीते कुछ दिनों से पॉजिटिविटी रेट की तुलना में रिकवरी रेट काफी बढ़ा है। लोग ज्यादा ठीक हो रहे हैं। हालांकि गांवों में अभी भी कोरोना संक्रमण को लेकर तस्वीर बिल्कुल साफ नहीं है और इसका कारण यह है कि गांवों में टेस्ट बहुत कम हो रहे हैं और ऐसे में दावे से ये कोई नहीं कह सकता कि हमारे देश के गांवों में कोरोना का संक्रमण इस समय कितना है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि वैक्सीन को लेकर भी गांवों में लोगों की जागरूकता की कमी है और वैक्सीन शहरों में नहीं तो गांवों में कैसे। जिस लहर में महानगरों की सुविधाएं भी कम पड़ रही हूं, उस दौर में गांवों की मजबूरियां डराती हैं, चिंता में डालती हैं। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर ने तबाही मचाई तो शहरों में कोहराम ज्यादा दिखा। अब दूसरी लहर में वायरस गांवों में सिर उठा रहा है। बड़ी ग्रामीण आबादी अदृश्य दुश्मन की चपेट में आ गई। गांवों में हाल ही में पीएम मोदी ने कहा था कि गांव पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि गांव के हालात चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री का बयान बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा। कोई नहीं जानता कितने लोग अब तक कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है। कोई प्रदेश नहीं छूटा, हर जगह एक ही तस्वीर। गोरखपुर के डीएम का सनसनीखेज बयान सुनिए। बता रहे हैं कि अस्पतालों में एक बेड के लिए 100 मरीज थे। इतनी लाचारी और बेबसी वाले हालात थे कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। और हजारों आदमी एक दिन में आ जाता तो किसको बेड दें। हम लोग ऐसे भी हालत में थे, एक दिन में 100 लोग लाइन पे थे एक बेड के लिए, मरने के लिए इंतजार कर रहे थे। तो आदमी मरेगा तब वो बेड मिलेगा। और दोबारा वो स्थिति कतई हमारे जिंदगी में, किसी की जिंदगी में देखने नहीं मिलना चाहिए। तो उसको वो कैसे करेंगे? इसको जो केवल हंसी मजाक नहीं है, वाकई में वो कह रहा हूं तो कम से कम 3 साल हमारे साथ रहने वाली बीमारी है। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, बिहार हो या पंजाब, हर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना पांव पसार चुका है और इसकी 3 बड़ी वजहें। पहला, गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत अच्छी नहीं। दूसरा, गांव में कोरोना टेस्टिंग लगभग ना के बराबर। तीसरी वजह, वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम है। और चौथी वजह, लोगों का जागरूक ना होना, कोरोना को लेकर लापरवाही है। गांव के लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की कमी है। लोग बीमारी को ठीक से समझ नहीं पा रहे, यानी खतरा दोहरा है। पहला, मेडिकल सुविधा नहीं। दूसरे, लोगों के पास कोरोना संक्रमण की जानकारी कम है। कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहले ग्रामीण कोरोना टेस्ट से डर रहे थे, अब वैक्सीन लेने से डर रहे हैं। अगर कोई मेडिकल टीम गांव में पहुंच भी जाए तो गांव में हड़कंप मच जाता है। बाराबंकी में ऐसा ही हुआ। कोविड-19 के तहत सिसोदा गांव में टीकाकरण करने गई मेडिकल टीम से बचने के लिए कुछ ग्रामीण सरयू नदी में कूद पड़े। किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर सरयू नदी से बाहर निकाला गया। फिर कहीं जाकर 14 ग्रामीणों को टीका लगा। सभी लोग गए थे वहाँ लोगों को बताने घर घर,
सभी को मोटिवेट किया, बताया गया। तो कुछ लोग नदी के किनारे जो मछली पकड़ते हैं वहाँ पर व्यवसायी है, बहुत सारे लोग वहाँ खड़े थे। तो उन तक जब टीम पहुँची तो उन्हें लगा कि साहब क्या है, तो उन नदी में थोड़ा वहाँ पे हल्का सा पानी था, वहाँ से निकल के आगे की तरफ खड़े हो गए। वैक्सीन लगेगा सबके। हालत यह है कि ग्रामीण इलाकों में लोग कोरोना से नहीं बल्कि टेस्ट और वैक्सीन से डर रहे हैं। भोपाल ग्रामीण अंचलों में टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग के अफसर जब रातीबड़ गांव पहुंचे तो गांव वाले वैक्सीन से कतराते दिखे। लोगों के मन में अफवाह और अनजाना डर घर कर गया है। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं लगवाए, लगवा लेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं लगवाई? अभी तक तो वही डर था कि कहीं नहीं कहीं गलत रहेगा, इस चक्कर में नहीं लगवाई। देखते थे न्यूज में या पेपर में कि यार वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों के साथ गलत हो रहा है, कुछ परसेंट लोगों के साथ। कई लोगों को बुखार आया, कई लोग बीमार हुए उससे। वो अच्छा वाला शरीर को बीमार करना चाहेगा, इसलिए नहीं लगाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिले के कुछ ग्रामीण वैक्सीन लेने के बिल्कुल खिलाफ हैं। ये हालात तब है जब पूरा इलाका हॉटस्पॉट की लिस्ट में है। बीबीचे गोले आहे ना, असे गोले चालू आहे। लस घेणार की नाही? नहीं। हालात का अंदाजा हो गया। यही वजह है कि कई सरकारें लोगों को जागरूक करने पर जोर दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही अपील की है। हमारी टीमें गांव-गांव जा रही हैं, स्क्रीनिंग कर रही है, वे टेस्ट कराने में अपना योगदान दें। हम उनको मेडिसिन किट भी उपलब्ध करवा रहे हैं, उपचार भी फ्री है, सारी सुविधा सरकार फ्री में उपलब्ध करा रही है, इसलिए भागने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरा, वैक्सीन के लिए गांव-गांव में भी हम कॉमन सर्विस सेंटर को इसका केंद्र बिंदु बनाना चाहते हैं। हर जागरूक व्यक्ति हर एक व्यक्ति को जागरूक करे। गांव में जागरूकता की भारी कमी है। लोग कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, कोरोना को शहरी बीमारी मानते हैं। अगर कुछ डरते भी हैं तो कोरोना प्रोटोकॉल को ना तो समझते हैं ना ही मानते हैं। वैक्सीन को लेकर गंभीर नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो महामारी जिसने शहरों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया हो, उसके सामने इस लापरवाही के साथ कैसे लड़ेंगे। आज तक ब्यूरो। कोरोना के इस तूफान में हर मोर्चे पर मुसीबत है। कहीं वैक्सीन को लेकर हिचकिचाहट है, कहीं वैक्सीन की कमी है। दिल्ली और मुंबई में 18+ आबादी का वैक्सीनेशन बंद हो चुका है। राज्यों का कहना है कि वैक्सीन की डोज ही खत्म हो गई और केंद्र पर्याप्त डोज नहीं दे पा रहा है। सवाल है कि अगर वैक्सीन ही कोविड-19 पर विजय श्री का असल ब्रह्मास्त्र है तो देश के अलग अलग शहरों में इन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? क्यों टीकाकरण केंद्रों के गेट बंद हैं? क्यों 18 से अधिक उम्र के लोगों को टीका नहीं लगने का पोस्टर चस्पा कर दिया गया? जी हाँ, वजह है वैक्सीन की कमी। 18+ के लोगों को आज ना दिल्ली में वैक्सीन लग रहा है, ना मुंबई में टीकाकरण हो रहा है। पटना में कई वैक्सीनेशन सेंटर को बंद करना पड़ा है। पंजाब में भी कई जगहों पर 45 साल से ऊपर वालों को टीका नहीं लग रहा है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी वैक्सीन की कमी की जानकारी सामने आई है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधा इल्जाम लगा दिया है कि केंद्र से वैक्सीन की सप्लाई नहीं मिल रही, लिहाजा 18+ को टीका नहीं लग सकता। दिल्ली के सभी एडल्ट्स को वैक्सीन लगाने के लिए हमें 2.5 करोड़ और वैक्सीन चाहिए। अगर इसी रफ्तार से दिल्ली के एडल्ट्स, अगर इसी रफ्तार से हम चले, 8 लाख वैक्सीन हर महीने मिली तो दिल्ली के एडल्ट्स को ही वैक्सीन लगाने में 30 महीने लग जाएंगे। में कोरोना की तबाही के बीच 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, लेकिन महज कुछ हफ्तों के बाद इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को रोक दिया गया है। वजह है वैक्सीन की कमी। रविवार 23 मई बीएमसी द्वारा संचालित किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में आज वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाई जाएगी। इस बात की जानकारी बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक ट्वीट के जरिए दी है। हालांकि बीएमसी ने यह भी कहा है कि सोमवार को जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा उसके लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट आज दी जाएगी। वैक्सीन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और गैर बीजेपी शासित राज्यों में अदावत अब लंबी हो चली है। तमाम विपक्षी दल लगातार हर रोज पीएम से मांग कर रहे हैं कि राज्यों को वैक्सीन दो, हमें वैक्सीन दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, मायावती ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी से या तो चिट्ठी लिखकर या ट्वीट से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की अपील की है।
हालांकि केंद्र की ओर से जारी बयान में कहानी कुछ और है, जिसके मुताबिक अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21 करोड़ 80 लाख वैक्सीन डोज दिया जा चुका है, जबकि राज्यों के पास अभी भी 1 करोड़ 90 लाख वैक्सीन डोज बचे हुए हैं। Can the Prime Minister please enlighten us that how is it that on April 8, 36.5 lakh vaccines were administered per day, and how is it that on May 28 it has come down to 13.6 lakh per day? Who is responsible, Mr. Prime Minister? हर